ओके, आज के लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर से आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं। ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें मैंने पढ़ा था पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस आ जाती थी। तो फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ भी हैं कुछ, वो देखते हैं जल्दी से। पहले तो फेलियर ऑफ ओम्स लॉ है, पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी नॉन लीनियरली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन ऐसे होता है आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, करंट बढ़ गया, प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। देखो V अप्लाई किया, करंट बढ़ गया, V बढ़ाया, करंट बढ़ गया, V बढ़ाया, करंट बढ़ गया, प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जब करंट कंडक्टर में ज्यादा जाना शुरू हो जाता है तो रेट ऑफ कोलिजन फास्ट हो जाता है, जिसके कारण कंडक्टर गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। हीटअप होने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। यानी अब देखो करंट उतना नहीं बढ़ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन करंट बढ़ रहा है, लेकिन वैसे नहीं बढ़ रहा जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा था। दोबारा से सुनिए। अगर पूछे भी ओम्स लॉ फेल्यूर है, ओम्स लॉ फेल्यूर ऐसे है भी, देखो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे, करंट राइज हो रहा था रेगुलरली, मोर द पोटेंशियल मोर द करंट, मोर पोटेंशियल अप्लाई किया मोर करंट। लेकिन अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सेम करंट इंक्रीज हुआ। अब वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि जब सर्किट में करंट बढ़ना शुरू हो जाता है तो कोलिजन रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब कोलिजन रेट हो जाता है तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, जिसके कारण उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल बढ़ाने से भी करंट उतना राइज नहीं होता। सेकंड है वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस मे डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, तो मैं इसको समझाता हूँ ये क्या कहना क्या चाहती है ये डेफिनेशन। ठीक है, इसमें ऐसा है, वो ये कहना चाहता है, सपोज ये बेसिकली एक टर्म आती है सेमी कंडक्टिंग डायोड्स, सेमीकंडक्टर्स, सेमी कंडक्टिंग डायोड्स, ये उसकी बात है। डायोड में क्या होता है, जैसे एक डायोड बना होता है पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर का, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से ज्वाइन करेंगे तो इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है। मतलब पहले तो करंट बढ़ता ही नहीं है जितनी देर तक एक सर्टन वोल्टेज नहीं आती, मतलब ये करंट यूं जाता रहता, साथ साथ एक सर्टन वोल्टेज पे करंट राइज होता है। जैसे सिलिकॉन में 0.6 वोल्ट पे होता है, ये V लिख दिया, ये I लिख दिया। तो अभी मैंने मान भी लिया, चलो 0.6 वोल्ट से ज्यादा मैंने सेमीकंडक्टर को अप्लाई किया तो करीब करीब डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है, तो ओम्स लॉ फेल नहीं हुआ। लेकिन जो इसकी जो सेकंड लॉ की फेलियर था ऐसा था, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस। अगर मैं क्या करूं, P को पॉजिटिव की जगह P को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, इसको कहते हैं रिवर्स बायस। क्या कहते हैं इसको? रिवर्स बायस। अगर इसमें I और V का करंट, इसमें मैंने रिवर्स पोटेंशियल यानी V ये मानी है और इसका करंट U बोल रहा हूं, तो इसका करंट पहली बात तो जाता ही नहीं है। अगर ऐसे वोल्टेज लगा दोगे डायोड को, तो आइडल डायोड में तो करंट ही नहीं जाता, यानी ग्राफ बनना ही नहीं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे जाओ सर्किट में करंट नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने डायोड मान लिया कि आइडल नहीं है तो करंट कुछ ऐसे जाएगा, देखो यूं करके यूं सीधा सीधा जाता जाएगा, यानी करंट बढ़ ही नहीं रहा, वोल्टेज बढ़ाई जाओ वोल्टेज बढ़ेगा ही। एक सर्टेन वोल्टेज पे करंट एकदम शार्पली राइज हो जाएगा। यानी कौन सा ओम्स लॉ? V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पहले करीब करीब सीधा जा रहा है, V बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ ही नहीं रहा, उतना ही है। फिर एक सर्टेन वोल्टेज पे आगे करंट एकदम राइज हो जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में। अभी हमने सिर्फ ओम्स लॉ का फेलियर के बारे में बताना है। तो ओम्स लॉ का फेलियर ऐसे है, तो हम ये मानते हैं ये जो डायोड है पी एन जंक्शन डायोड है, अगर P और N, P पॉजिटिव और N नेगेटिव से ज्वाइन होता है, इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं इसमें करंट जाता है, इसमें करंट जाता ही नहीं है। यानी हम कह रहे हैं रिवर्स बायस में, आइडल डायोड में ये भी डायग्राम नहीं बनेगा, करंट जाएगा ही नहीं, वोल्टेज दे चलो करंट जाएगा ही नहीं। यानी जो इसकी डेफिनेशन थी, यानी जो अप्लाइड पोटेंशियल का अगर प्लस माइनस आप उल्टा करेंगे तो सर्किट कुछ और तरीके से बिहेव करने लग जाएगा, यानी वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलो ये दो नोट कर लेना। इसके आगे चलते हैं। एक चीज और, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ऐसे रेजिस्टिविटी की जो रेसिप्रोकल होती है वो कहती है कंडक्टिविटी। ठीक है, उन सबको आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार स्कूल में कंडक्टेंस के बारे में पूछे थे, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज बेसिकली
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हीटिंग इफेक्ट पे है। अभी हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज बेसिकली एनर्जी एंड वर्क डन इन एंड पावर, एनर्जी वर्क डन और एंड पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेसिकली एनर्जी वर्क डन इज बेसिकली एनर्जी, तो इसकी डेफिनेशन है इट इज अ टोटल वर्क डन, एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय सोर्स, सोर्स मतलब बैटरी होगी, बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दोबारा टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ पोटेंशियल वी कह सकते हैं जहां ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट for the given time is basically known as energy। जो हम कह सकते हैं जो एनर्जी लगाई है किसी ने सेल में टू फ्लो द चार्ज, मतलब पूरा का पूरा जो चार्ज है पूरे सर्किट में फ्लो करे, तो इसको हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अभी वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज जो लेके जाना है, पहले चैप्टर में पढ़ा था। वर्क डन हो गया एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी, चार्ज लेके जाना है IT, Q इक्वल टू क्या है IT, यानी मैं कह सकता हूँ एनर्जी इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज VIT, ठीक है। अभी दोबारा ये लिखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज VIT, एनर्जी इज VIT, क्योंकि हमारा मानते हैं जो करंट है वो कांस्टेंट है, DC करंट कांस्टेंट माना है, समय के साथ चेंज नहीं कर रहा, T टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो एनर्जी आई VIT, तो VI की जगह हम V की जगह IR भी लगा सकते हैं, IT यानी I स्क्वायर RT भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम I की जगह V/R भी डाल सकते हैं, V/R, क्योंकि V इक्वल टू IR यानी I इक्वल टू V/R, यानी V स्क्वायर बाय R इनटू T, ये दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूले हैं। अगर पावर है, पावर रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी हो जाती है, रेट ऑफ वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी इसको डिवाइड करोगे T से तो I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। मतलब ये आपने याद करना, ये ज्यादा टफ नहीं है, I स्क्वायर RT हो गया, ये आपने 10th में भी यूज किए हैं, सेम फॉर्मूला है, कोई ज्यादा फर्क तो है ही नहीं इसमें और उसमें, बट हाँ बस थोड़ा टॉपिक है तो करना है आपने, ठीक है। मतलब इसकी थ्योरी कम ही पूछते हैं, यानी अब आपको पावर भी पता लगेगा। अब यूनिट देखो, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज 3.6 × 10⁶ जूल होता है। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये यूनिट किसकी है? दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट पावर, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। इसको BOT भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड BOARD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 1 किलोवाट आवर। अभी अपने घर के बाहर जो बिजली मापने वाला मीटर है उसको एनर्जी मीटर कहते हैं। कौन सा कहते हैं? एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर हमेशा किसमें मेजर करता है? BOT और किलोवाट आवर में। हमारी घर की जो बिजली की रीडिंग है वो हमेशा किलोवाट आवर में ली जाती है, ठीक है। अभी वॉट पूछे, वॉट, तो वॉट तो यूनिट पावर की है ना, ये पावर की है, ये वॉट इनटू टाइम आ गया, वॉट इनटू टाइम एनर्जी हो गया, वॉट पावर की यूनिट होती है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होती, ठीक है। अभी ये 1 किलोवाट आवर को ये कैसे है देखो, किलो मींस 10⁻3, वॉट मींस वॉट इज वॉट, ओके, ऐसा यूनिट में ये वॉट, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 सेकंड, यानी इतना ही आ गया, 3.6 × 10⁻6, ठीक है। ये इसकी कन्वर्जन है, वैसे आपने याद करना है। चलो आगे देखते हैं। इसके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो जनरली ऐसे पूछे जाते हैं। पहले ना जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन है तो उसमें एक वर्ड होता है रेटिंग। रेटिंग से जैसे उसने कहा बल्ब की रेटिंग है, कुछ रेटिंग जैसे
रेटिंग कर दी उसने, बल्ब लिया, उसकी रेटिंग है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ये रेटिंग है। रेटिंग से क्या निकलता है? रेटिंग से एक तो निकलती है रेजिस्टेंस, कैलकुलेट करना होता है, एक करना होता है वेरिएबल करंट, ये दोनों चीजें ही निकलती हैं। मतलब अभी आपसे पूछे रेटिंग बल्ब की 220 है, उसकी पावर 100 वॉट है, तो ये रेटिंग है। रेटिंग की मतलब ये और ये चीजें सच्ची नहीं है दोनों, ठीक है, कि इस पे 220 वोल्ट गिरेगी ये कोई जरूरी नहीं है, तो इसकी पावर 100 वॉट होगी ये भी कोई जरूरी नहीं। मतलब आपने ऐसे याद करना है भाई ये जो 220 वोल्ट और 100 वॉट है ना, ये बल्ब की रेटिंग है। जो रेटिंग है उससे दो चीजें निकलती हैं, एक तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जैसे देखो पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय R, है ना, R इधर आ गया P इधर आ गया, यानी R इक्वल टू कितना हो गया V स्क्वायर बाय P, यानी V यानी 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है 100, ये इसकी रेजिस्टेंस होगी बल्ब। इस बल्ब की ये रेजिस्टेंस पक्की है, इस पे 220 वोल्ट गिरे ना गिरे ये कोई जरूरी नहीं है। सर घर जब भी हम लेकर आते हैं ना शॉप से, हम हमेशा ये बोलते हैं 25 वाट का या 100 वाट का बल्ब दे दें, ठीक है। 25 वाट का 100 वाट का बल्ब थे, जब हम मांगते हैं तो हम ये मानते हैं भी 220 वोल्ट तो है ही, घर की जो भी हमारे घर का कनेक्शन है सारा 220 वोल्ट है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन है डीसी के, हमारे घर का जो कनेक्शन है वो है एसी में है, एसी करंट आता है। लेकिन चलो फिर भी मान लिया 220 वोल्ट बोलना है, यानी 220 वोल्ट हम मानते हैं सारा घर का कनेक्शन पैरेलल है। अगर वही हम बल्ब को सीरीज में लगा दें तो 220 वोल्ट सोर्स की हो तो बात 5-7 बल्ब लगे तो सब पर मिलके 220 गिरेगा, अकेले पे तो 220 गिरने से रहा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं जो बल्ब की रेटिंग है ना उसमें से ये चीज सच्ची नहीं है जो उसकी वोल्टेज बताई है, आपने रेजिस्टेंस निकालनी है जो सच्ची है। वोल्टेज जो गिवन है उसकी पावर से डिवाइड किया, यानी रेटिंग से रेजिस्टेंस निकालनी है। नेक्स्ट वेरिएबल करंट, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, तो पावर वोल्टेज इनटू करंट, यानी करंट कितना आ गया पावर अपॉन वोल्टेज, पावर कितना है 100 वॉट, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। मतलब करंट की वैल्यू इतनी, यानी इससे ज्यादा अगर इस बल्ब में करंट दे दो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, समझ आई। अगर इससे ज्यादा करंट बल्ब में दे देंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये वेरिएबल करंट है। वेरिएबल करंट के क्वेश्चन बहुत कम है आपकी बुक में, आपकी बुक में पहला वाला कंसेप्ट ज्यादा चलता है भाई जब भी रेटिंग दी है उसकी रेजिस्टेंस निकाल लो, तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, यानी P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R आता है, उस फॉर्मूले से हमने निकाल लेना है, ठीक है। चलो ये दोनों नोट करो, ये जरूरी चीज है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन, जैसे उसने कह दिया सपोज, पहले न्यूमेरिकल करते हैं फिर डेरिवेशन करेंगे छोटी सी, ठीक है। एक आपको सीरीज और पैरेलल की रेजिस्टेंस तो पता ही है ना, वो मान लेते हैं, देखो सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस जल्दी से 2 मिनट में। सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस, ये सीरीज है, ये तो बचपन में की हुई है, कराने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, 1 मिनट में ही सारा कुछ कर दूंगा मैं। ये पैरेलल, ये R1 R2, सीरीज में कौन सेम है सर, करंट सेम है, यानी कौन अलग अलग है, इसकी वोल्टेज V है तो इसकी V1 इसकी V2, अलग अलग कौन है सर, वोल्टेज मास च्यू कर लो, वोल्टेज टोटल करंट I है, टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट मानी, वोल्टेज इस पे I R1 हो जाएगी, करंट सेम है, I R2 होगी, करंट सेम है, I क्या हो गया कैंसिल हो गई, सीरीज में करंट सेम है, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 आ गया। इसमें कौन सेम है, करंट सेम नहीं है, इसमें करंट अलग है, कौन सेम है पोटेंशियल, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम, यानी जो पोटेंशियल सेम है करंट अलग अलग है, यानी करंट I1 प्लस I2 होगा, जो अलग होता है करंट अलग है तो करंट से शुरू कर देंगे, टोटल करंट I। V इक्वल टू आई आर है, यानी I इक्वल टू कितना है V बाई आर है, यानी V बाई आर है, यानी ये V बाई आर टोटल हो गया, इस पे वोल्टेज V है, क्योंकि देखो जो वोल्टेज ये है वो इधर गिर रही है वो इधर गिर रही है, क्योंकि दोनों पैरेलल में, V ओवर R1 प्लस V ओवर R2, यानी 1 ओवर R इक्वल इतना आ गया 1 बाई R प्लस 1 बाई R, यानी सीरीज पैरेलल के आपका रिजल्ट आ गया, यूज करने, क्योंकि कभी भी किसी भी जगह यूज हो जाएंगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए सीरीज और पैरेलल का रिजल्ट है, ठीक है। अभी आगे देखो इसको, जो रेटिंग वाले क्वेश्चन है उसमें जा रहा हो भाई, उसने कहा भाई आपने इक्विवेलेंट पावर निकालनी है, क्वेश्चन सुनने ध्यान से, तो 2-3 क्वेश्चन करता हूं। जैसे उसने कहा भाई एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है पावर P1 वोल्टेज V, दूसरा बल्ब है बल्ब 2 उसकी पावर है P2 वोल्टेज V, इसको सोर्स से कनेक्ट किया V,
वी कनेक्ट से सोर्स कर लिया। अभी इसकी इक्विवेलेंट पावर निकालनी है, ठीक है। इक्विवेलेंट पावर निकालनी है, पहले एक बात बताओ, ये दोनों बल्ब सीरीज में कि पैरेलल में है? सर सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टेंस कितनी होगी सर? R इक्वल टू, ये हेडिंग है इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज, इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज। R इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2। इस वजह से रेटिंग निकालो। रेटिंग का क्या फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस इक्वल टू पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, यानी R इतना आ गया, R इक्वल टू कितना हो गया? P स्क्वायर बाय V, ठीक है। पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, एक बार लिख देता हूं, तो R इक्वल टू कितना आ गया? V स्क्वायर बाय P। ये समझ में आ गया? अभी ये पता लग गया। अच्छा बताओ, ये फॉर्मूला लगाना है। टोटल R इक्विवेलेंट, टोटल की रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, टोटल की वोल्टेज V है, टोटल की वोल्टेज V है, टोटल V स्क्वायर बाय P। ये समझ में आ गया? गलती समझ में नहीं आई आपको? देखो पावर का क्या फॉर्मूला? V स्क्वायर बाय R, यानी R इधर ले गए, P इधर ले गए, पावर इक्वल यानी R इक्वल टू कितना आ गया? V स्क्वायर बाय P। समझ में आ गया? अभी ये मैंने लगा दी टोटल सर्किट के लिए, टोटल V है और टोटल सर्किट की पावर P ले ली, यानी मैंने P इक्वल डाल दी। अभी R1 की वोल्टेज V है रेटिंग से, और पावर कितनी है? P1 है, प्लस इसकी V है और P2 है, यानी V स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी 1 इक्वल टू कितना आ गया? पावर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2, ठीक है। ये आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज। अब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगाएंगे तो सेम ही क्वेश्चन में देखो, तो फिर ये थोड़ी 1 बाय R इक्वलेंट इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होगा। पैरेलल का रिजल्ट तो यही है ना? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, तो फॉर्मूला पावर का क्या होता है? V स्क्वायर बाय R, यानी R कितना आ गया? V स्क्वायर बाय P, यानी रेजिस्टेंस ही सच्ची है ना, इसकी रेटिंग पावर और वोल्टेज सच्ची नहीं होती, रेजिस्टेंस सच्ची होती है। पूरे की रेजिस्टेंस R है, पूरे की वोल्टेज V है, और पूरे का पावर P ले ली, यानी इधर लिख दिया V स्क्वायर अपॉन P इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 की वैल्यू कितनी है? V स्क्वायर बाय P1, R2 की वैल्यू V स्क्वायर बाय P2, V स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी P इक्वलेंट कितना आ गया? P1 प्लस P2। तो द इक्विवेलेंट पावर ऑफ द सर्किट व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये आंसर है। अभी देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। ये तो सिंपल है, वैसे स्कूल में कह लो, बोर्ड में कह लो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है जनरली, ठीक है। अगर इसको चेंज करना है तो कैसे करना है? जैसे क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा। देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने सर्किट में थोड़ी सी हेराफेरी कर दी। हेराफेरी कैसे? मैंने कहा देखो इसकी जो बल्ब की रेटिंग है उसकी पावर P है और वोल्टेज भी है, ठीक है। P1 है, वोल्टेज भी है। तो दूसरा बल्ब है उसकी पावर, इसकी P लेते हैं, इसकी पावर P/2 है और इसकी वोल्टेज 2 भी है, ठीक है। इसको कनेक्ट किया V से। अब इक्विवेलेंट पावर निकालो। क्या निकालो? इक्विवेलेंट पावर। देखो अब चक्कर बढ़ गया, इन दोनों में से तो रेजिस्टेंस ही निकलना है ना। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है ना, यानी R इक्वल टू कितना हो गया? V स्क्वायर बाय P, यानी इसकी रेजिस्टेंस निकालो, वो होगी V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर बाय P। इसकी रेजिस्टेंस निकालो V स्क्वायर बाय P, ठीक है। यानी इसकी कितनी आ गई? 2 to 4 to 8 V स्क्वायर बाय P आ गया। इसकी आ गई V स्क्वायर बाय। अब दोनों सीरीज में, यानी R इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट यानी V स्क्वायर बाय P, यानी V टोटल V है, पावर V इक्विवेलेंट वोल्टेज, और V इक्विवेलेंट R1 कितना है? V स्क्वायर बाय P। R2 कितना है? 8 V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, यानी P इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 बाय P इक्विवेलेंट इक्वल 1 बाय P प्लस 8 बाय P, ठीक है। दिस इज द आंसर। मतलब ये जरूरी नहीं है जो जितनी ये वोल्ट हो उतनी ये दोनों हो, ये जितनी होगी उतनी ये हो सकती है। लेकिन देखो अगर 10 वोल्ट यहाँ पर, तो 10 वोल्ट थोड़ी नहीं गिरेगी यहाँ पर। अगर इधर 6 वोल्ट गिरी, इधर 4 गिरी, इधर 5 गिरी, इधर 5 गिरेगी, मतलब जितनी वोल्ट है मिलके गिरेगी ना, यानी ये वोल्टेज सही नहीं होती। जितनी ये वोल्टेज है उसका कुछ पार्ट इधर और इधर गिरेगा। समझ में आ गया? यानी आपने सिर्फ जो
गिवन होगा क्वेश्चन में, उसमें से आपने सिर्फ क्या निकाल लेना है, उसमें से आपने सिर्फ एक चीज निकालनी है, दैट इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, दैट इज बेसिकली वेरिएबल करंट के बाद में दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब जब भी आपको रेटिंग दी है आपने रेजिस्टेंस निकालना। देखो भी एक क्वेश्चन और देखो, ये नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया ये क्वेश्चन। उन्होंने पूछा, जनरली ऐसे क्वेश्चनों में सीरीज के बारे में ही पूछा जाता है, पैरेलल क्वेश्चन रेयर ही पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा भी एक रेजिस्टेंस है, एक बल्ब है 25 वोल्ट और दूसरा है 100 वोल्ट का। चलो इसको भी 50 का लेते हैं, इजी कैलकुलेशन करते हैं। इसकी रेटिंग 220 वोल्ट है, इसकी रेटिंग 220 वोल्ट है। बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। और बल्ब का जो चमकना यानी कि जो ब्राइटनेस वो किस पे डिपेंड करती है, करंट पे या वोल्टेज पे? बताओ बताओ बताओ। जो बल्ब की रोशनी है वो किस पे डिपेंड करती है? बल्ब की रोशनी से डिपेंड करती है किस पे? पावर पे। यानी अगर देखो इन दोनों में सीरीज का केस है, इसका करंट और इसका करंट तो सेम ही होगा। अब पावर उस पे ज्यादा गिरेगी, पावर उसकी ज्यादा, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, जिस पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो। वोल्टेज ड्रॉप इस पे ज्यादा है किस पे ज्यादा वो देखना है। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ये रेटिंग है 220। कितनी वोल्टेज गिर रही है ये देखो, मैंने 220 दे दी। अब 220 ये दोनों पे कहां से गिर जाएगी, है ना? यानी इस पे कुछ और वोल्टेज है, इस पे कुछ और वोल्टेज है, वो हमने निकालनी है। यानी हमें अगर सीरीज में करंट सेम है तो जिसकी वोल्टेज जिसके अक्रॉस ज्यादा गिरेगी वो ज्यादा चमकेगा, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। दोबारा सुनो, ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल। इन द केस ऑफ सीरीज इफ द करंट इज सेम, अगर करंट सेम है, अगर जिस पे वोल्टेज ज्यादा गिरेगी उसका प्रोडक्ट वी आई का बढ़ जाएगा, यानी वो ज्यादा ब्राइट चमकेगा। अब इसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय पी। बहुत बार लिख लिया, अब लिखने का मन नहीं कर रहा मेरा, तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय पी, यानी कुछ इतना। दोनों की रेजिस्टेंस आ गई। अब मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ नजर आ रहा है भी R1 ग्रेटर है R2 से। R1 ग्रेटर है किससे? R2 से। अगर R1 ग्रेटर है तो सोच के देखिए V इक्वल टू क्या होता है IR। ठीक है, तो V इस पे जो वोल्टेज गिरेगी वो V1 होगी, वो कितनी होगी IR1, और इस पे जो वोल्टेज गिरेगी वो IR2। अभी सोच के देखो करंट दोनों का सेम है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी वोल्टेज भी ज्यादा होगी, यानी V1 ज्यादा होगा। किससे? इधर वोल्टेज ज्यादा गिरेगी, इधर वोल्टेज कम गिरेगी। आप वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेना कितनी गिरेगी। तो V1 वोल्टेज ज्यादा है कि V2 ज्यादा है? V1 ज्यादा है। यानी जिसकी करंट तो दोनों में सेम ही था, जिसकी वोल्टेज ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा, यानी 50 वॉट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा 100 वॉट से। और 100 वॉट का ज्यादा चमकना चाहिए, नहीं बच्चे 50 वॉट का। आपके जो घर के कनेक्शन है वो पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में जिसकी वॉट ज्यादा होती है वही चमकेगा। अगर मैं इसको पैरेलल में 100 वॉट ज्यादा चमकेगा, सीरीज में कम वॉट वाला ज्यादा चमकता है। ठीक है, देखो जब ये मैं क्वेश्चन करता हूँ इसको, इन दोनों को मैं क्या इसमें लिया है, पैरेलल में लगा दिया। अभी देखो कौन ज्यादा चमकेगा। अभी ये मैंने 50 वॉट, 220 वोल्ट, ये 100 वॉट, 220 वोल्ट, दोनों को पैरेलल में लगा दिया। अभी देखो दोनों की वोल्टेज 220 दे दी, यानी वोल्टेज तो इधर भी 220 है, यहाँ पर भी 220 है। रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? इसकी 220 का स्क्वायर पी इक्वल टू स्क्वायर बाय 50। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 220 का स्क्वायर अपॉन 100 1 2। अभी सोच के देखो दोनों पर वोल्टेज सेम है, दोनों पर वोल्टेज सेम है, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा? इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसमें करंट कम हो जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट ज्यादा जाएगा। अब वोल्टेज दोनों पे सेम ही गिरेगी कि ये जो है वही है वही है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम गिरेगी। यानी जिसका करंट ज्यादा है उसका पावर V इंटू आई भी ज्यादा है, यानी इसकी ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें अब करंट ज्यादा है। मुझे लगता है समझ में आ गया है। पहला जो केस था वो भी समझ में आया, दूसरा केस भी समझ में आया, सीरीज पहले समझ में आया, इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करना है। मतलब ये इसके क्वेश्चन बेस लाइक टोस्टर वगैरह ऐसे कुछ बोल देते हैं तो वो सेम ही है। ठीक है, तो मतलब वो सारे ऐसे ही होने हैं, तो आपको बेसिक मेथड सेम है सबका। चलो ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है? नेक्स्ट आर्टिकल है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर।
फॉर, अभी इसको ना इकट्ठा ही इकट्ठा ही कर देता हूँ सारा, आपको भी बड़ा इजीली समझ आ जाए, नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे। एक काम में इकट्ठा कर लेते हैं इसको, एक बार थोड़ी सी इंक डाल लें। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये इजी है, इसको साथ के साथ करी चलो। ये मतलब अभी रेगुलर लेक्चर में भी ये 10 to 15 डेज का होता है ये चैप्टर, ठीक है, ये ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। हाँ, इसके न्यूमेरिकल चाहे जितने मर्जी, जैसे अभी टाइम ज़्यादा होता तो जितने मर्जी न्यूमेरिकल करवा लो, एक एक टॉपिक के 10-10, 15-15 करवा लो। एक बार थोड़ी सी थ्योरी खत्म हो जाए फिर मैं इसके न्यूमेरिकल पे जाऊँगा, ठीक है। और छोटे छोटे तो बता रहा हूँ, जो बिल्कुल ही बेसिक है वो तो करने ही पड़ेंगे साथ के साथ। चलो देखो, इसमें हमने मान लिया यहाँ पर मेटल यानी कंडक्टर, यहाँ पर हमने ले लिया एलॉय, यहाँ पर हमने ले लिया सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। पहली बात, इसमें रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी एक फॉर्मूला होता है, ये आपने ड्राइव नहीं करना, ये जस्ट ड्राइव ही है। इसमें रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर चेंज करोगे, बढ़ाओगे या कम, जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया, चेंज बढ़ गया, मतलब फाइनल ज़्यादा इनिशियल कम है तो रो बढ़ जाएगा। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो कोलिजन का रेट बढ़ा, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ी, जिसके कारण सर्किट में करंट कम हो गया। दोबारा से देख लीजिए सर, ये कैसे पता लगा? देखो, इसमें एक फॉर्मूला ये भी होता है, रो इक्वल टू मनी स्क्वायर टाउ, कल किया था। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा यानी डेल्टा टी पॉजिटिव है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा यानी करंट कम हो जाएगा। दोबारा से इसमें भी देखिए, अगर डेल्टा टी अगर इंक्रीज हो गया, ठीक है, डेल्टा टी इंक्रीज हुआ यानी टेम्परेचर बढ़ा यानी कोलिजन बढ़ गई जल्दी जल्दी। वैसे तो मैथमेटिकली अगर डेल्टा टी बढ़ा रो बढ़ गया, लेकिन इसको ऐसे समझना है, अगर उसने पूछा इन द केस ऑफ द मेटल इफ द टेम्परेचर इंक्रीज व्हाट हैपेंड टू इट्स रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, आप कहेंगे इसको ऐसे याद करना है, सर सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ने से कोलिजन जल्दी हुई यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, जिससे रेजिस्टिविटी बढ़ गई, और रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो गया, ठीक है। इसको ऐसे याद करना। अभी इसका डायग्राम याद करना, तो इसका डायग्राम ऐसे होता है, सपोज दिस वन इज रो, दिस वन इज टी, लाइक दिस। टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन द केस ऑफ मेटल टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ये प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होती, जैसे ग्राफ में है वैसे ही आपने याद करना है, क्योंकि ये काफी सारे मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए इन्होंने ऐसे ग्राफ स्केच किए हैं, ठीक है। अब ये अलॉय जो होते हैं वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के काम आते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ये पूछा जाता है, जैसे नाइक्रोम, कॉन्स, टेन, मैग्नीन, ठीक है, ये सारे अलॉय हैं। तो अलॉय भी माना जाता है, इसकी इनिशियल रेजिस्टिविटी यानी रो नॉट, इनिशियल रेजिस्टिविटी रो नॉट बहुत ही ज्यादा होती है, वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, इसका ये वैल्यू बढ़ भी जाए ना तो इसकी टोटल की वैल्यू इसके सामने कुछ भी नहीं होती। यानी कहने का मतलब देखो, ये अल्फा की वैल्यू वैसे भी छोटी होती है, इसकी अल्फा की वैल्यू अगर मैं इसकी बात करूं तो वो 10⁻⁻⁻⁵ to -6 जाती है पर डिग्री सेल्सियस। इसकी वैल्यू अल्फा की उससे कम होती है, इसमें अल्फा की वैल्यू होती है 10⁻, इधर लिख देता हूँ 10⁻³ to -4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
तो अल्फा की वैल्यू इसमें बहुत कम होती है, अल्फा की वैल्यू इतनी कम होती है, चेंज भी हो जाए तो भी ये करीब करीब 1 ही आ जाता है। तो मतलब बढ़ेगी तो सही, रो नॉट इतनी ज्यादा है, इसके चेंज होने से फर्क तो पड़ता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ता। अगर इसका ग्राफ बनाते तो वैसे बनाते थे, रो ये टेम्परेचर यहां पर रखा, ये स्ट्रेट लाइन खींच दी, डॉट डॉट, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया, ये रो नॉट है। रो नॉट इनिशियली बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिव बिल्कुल स्लाइड से इंक्रीज होती है, मतलब ना के बराबर। मतलब ये जो एंगल है बहुत छोटा है, लेकिन टीचर को शो करना है स्ट्रेट लाइन से भी थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि अगर देखो फॉर्मूला तो इसमें भी सेम ही लगना है, ये फॉर्मूला इधर लगेगा, डेल्टा टी बढ़ेगा तो रो तो बढ़ेगा ही, चाहे रो नॉट जितना मर्जी ज्यादा हो। लेकिन अगर रो नॉट बहुत ज्यादा है तो रो और रो नॉट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर डेल्टा टी ज्यादा भी हो। यानी जो एलॉयज हैं, कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नेन, नाइक्रोम, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के काम आते हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का काम क्या है, पहले तो आपको याद होना चाहिए, अलॉय की इनिशियल रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। क्या ज्यादा है? अलॉय की इनिशियल रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण टेम्परेचर के चेंज होने से उसकी रेजिस्टिविटी को कोई ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। यानी कि ये ऐसी चीज है, अगर टेम्परेचर को फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर तो बहुत बढ़िया चीज होगी। अगर टेम्परेचर को फर्क ही नहीं पड़ रहा तो यानी टेम्परेचर बढ़े तो करंट में ज्यादा वेरिएशंस नहीं आ रही, तो करके इसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यानी बढ़िया रेजिस्टेंस मानी जाती है। अभी सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर, ये पहले बात तो ये रूल फॉलो नहीं करते, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ठीक है, इसका ये रूल इन्होंने फॉलो नहीं करना। इसमें आपने ऐसे याद करना है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों गरीब हैं क्योंकि इनके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोलाइड क्या करेंगे ये बेचारे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वो कोलाइड क्या करेगा, यानी कोलाइड ही नहीं करेगा। तो इसमें तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस तो बढ़ रही है कि कोलिजन जल्दी जल्दी होनी शुरू होगी, ठीक है। इसमें क्या कोलाइड करेगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये बहुत गरीब है। यानी इस केस में क्या होता है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ब्रेक होते हैं, जिससे क्या बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं यानी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, यानी करंट इंक्रीज होता है, यानी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। समझ में नहीं आया सर, इसको ऐसे याद करना है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर गरीब हैं। सर क्यों गरीब हैं? गरीब इसलिए उसके पास फ्री, देखो इंसुलेटर वो होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, सेमीकंडक्टर के पास भी रूम टेम्परेचर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो उनको फ्री होते हैं, जो चीज कैद में है वो जब एनर्जी देते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में, तो अपनी वाइब्रेशन से अपने बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही ब्रेक करके बाहर निकलते हैं कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब ये थोड़ा सा उल्टा काम करता है। इसमें कोलिजन ही कहाँ पे होंगी, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही है नहीं, यानी इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कंडक्टिविटी राइज हो जाती है, यानी ये कुछ उल्टा बिहेव करेगा। इसमें कुछ ऐसा होता है भाई, इसमें जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर के साथ कम होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, क्यों? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगी। क्या फ्री हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। मुझे लगता है समझ में आ गया भाई, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो करंट इजीली पास हो जाएगा, ठीक है। ये रूल फॉलो नहीं करता, इसका रूल और होता है, वो भी लिख देता हूं। वैसे वो आपने याद नहीं करना, इस चैप्टर में आगे आएगा सेमीकंडक्टर में, रो इक्वल टू रो नॉट ई की पावर ई जी बाई के टी। ये ऐसे है कि आपने ना केमिस्ट्री में दो बैंड पढ़े हैं, एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप, फॉरवर्ड एनर्जी गैप। जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो यानी सर्किट में करंट पास हो गया, सर्किट में करंट पास हो गया, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये चीज कम हो जाएगी पूरी की पूरी, यानी पावर कम हो जाएगी, यानी रो कम हो जाएगी, यानी करंट बढ़ जाएगा। सोच के देखो, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ई जी फॉरवर्ड एनर्जी गैप, ई एक्सपोनेंशियल, ई छोटा लाइन, रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी, यानी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द होल पावर डिक्रीज, यानी दिस पावर डिक्रीज, यानी दिस वन इज डिक्रीज, यानी रेजिस्टिविटी डिक्रीज। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना, ये आपने केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ा ही है भाई, दो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है उसको फॉरवर्ड एनर्जी गैप कहते हैं। अगर इलेक्ट्रो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए यानी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इसके आपने सारे ग्राफ याद करने हैं, इसका रो वर्सेस टी, इसका रो वर्सेस टी, इसका रो वर्सेस टी बनाया था, यूं करके यूं, कैसे यूं करके यूं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। आज मैं कॉलेज में जाकर आया हूं, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है,
तो मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर भेजूंगा आज, नॉट फीलिंग वेल। चलो कोई बात नहीं, कॉलेज जाने की भी आदत नहीं रही है। ऐसे अभी अभी इतना हमने काम कर लिया है। अभी इसका नेक्स्ट जो आर्टिकल है, बेसिक अभी चलो आर्टिकल पे नहीं जाता, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखो। जैसे वो कहता है एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है, कितनी है इसकी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम। वो कहता है फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर। मतलब ये 20 ओम दे दी, अब वो क्या कह रहा है इसके दो ऑपोजिट एंड यानी इधर और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकाली। देखो फिर अगर इधर के इधर क्रॉस यानी करंट यूं और यूं जा रहा है, यानी यूं और यूं जा रहा है, ये 10 ओम होगी और ये भी कितनी होगी 10 ओम। 20 टोटल थी यानी ऊपर 10 और नीचे कितनी रहेगी 10। अभी ये दोनों सीरीज है पैरेलल है, सर दोनों पैरेलल में, यानी कितनी रेजिस्टेंस आ गई 5। 10 × 10 अपॉन 10 + 10 पैरेलल है ना। R = R1R2 ओवर R1 R2। इसको ऐसे याद करना है। अगर रेजिस्टेंस जैसे ये R n टाइम है तो इसकी R इक्विवेलेंट कितनी होती है NR। अगर R n टाइम पैरेलल में जा रहे हैं n टाइम्स, तो इसकी R इक्विवेलेंट कितनी होती है R/n। पहले तो ये याद करो, R सीरीज और R पैरेलल का रिजल्ट क्या है, ऐसे डाल लोगे इसको। सीरीज और पैरेलल में मुझे लगता है क्लियर है, सीरीज पैरेलल तो इतना ज्यादा टफ नहीं है ये आपको मतलब। इसमें भी नहीं ऐसे किया, देखो दोनों 10-10 है, पैरेलल में है तो R 10 है, कितनी बार 2 बार है, 2 बार यानी 2 से डिवाइड कर दिए 5 आ गई। चाहे R1 R2 और R1 + R2 डालो वो भी ठीक है, ठीक है। इसके इकट्ठे रेजिस्टेंस के काफी सारे क्वेश्चन इकट्ठे करा दूंगा, तो अभी देखते हैं। चलो आज के लिए इतना बहुत है।